हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एम सिविल सर्विसेज। जैसा कि आप सबको पता है कि सेट 2026 यानी छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस क्या है, फॉर्म कैसे फिल करना है और इंपॉर्टेंट डेट्स एंड फी स्ट्रक्चर इस एग्जामिनेशन को आपको अटेम्प्ट करने के लिए। तो चलिए बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं नोटिफिकेशन की माइन्यूट डिटेल्स को। चलिए डिटेल में सबसे पहले जानते हैं कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित ये परीक्षा, जिसको हम जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2026 के नाम से, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है। तो सबसे पहले तो 23 तारीख से यानी 23/7/2026 से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है 17/8/2026। त्रुटि सुधार यानी कि अगर आपका फॉर्म फिल करते समय कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं, तो आपके लिए फिर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा जिसमें आप जो भी आपकी गलती आपने कर दी है उसे सुधार कर सकते हैं 18 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में शाम 5 बजे तक। यानी आपका लास्ट डेट 17 तारीख शाम 5 बजे है और 18 तारीख शाम 5 बजे, सॉरी 20 तारीख शाम 5 बजे तक आप फॉर्म में जो भी प्रॉब्लम्स हुई है, जो इश्यूज आपने फेस किए उसे सॉल्व कर सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दो पालियों में होगी और दोनों पाली जो होगी अलग अलग समय पर होगी। यानी कि पहली परीक्षा पेपर 1 जो होगी 10 बजे से 11:15 बजे के बीच में होगी और पेपर 2 जो है वो 2 बजे से लेके 4:15 के बीच में होगी। ठीक है, अब याद रखिएगा कि परीक्षा का जो समय दिया है 10 बजे, तो आप लोग कोशिश करें कि आधे घंटे पहले ही पहुंच जाए क्योंकि उसके बाद गेट क्लोज हो जाएगा। सेम आप सेकंड पेपर से पहले भी पहुंच सकते हैं 1:30 बजे तक, मतलब आधे घंटे पहले तक कम से कम, ताकि गेट बंद होने से पहले आप लोग एंटर कर जाए। अब आपको इसलिए अच्छी चीज दिखेगा, जब आप यूजीसी नेट की बात करते हैं तो यूजीसी नेट का दोनों पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ होता है। यानी 150 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन पेपर 1 के और 100 क्वेश्चन पेपर 2 यानी आपके अपने स्पेशलाइज सब्जेक्ट के, वो कैसे होते हैं, एक साथ होते हैं। आपके 3 घंटे का समय होता है, आपको उसी में एक साथ आपको सॉल्व करना होता है। परंतु यहां ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ के 10 जिले के मुख्यालयों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, जहां 2 अलग अलग पालियों में ये परीक्षा होगी, सुबह 10 से 11:15 के बीच में और 2 बजे से 4:15 के बीच में। ठीक है, अब इसका जो फॉर्म आप फिल कर लेते हैं तो आपको जो एप्लीकेशन के साथ बाद में लास्ट में आपको एडमिट कार्ड जो मिलेगा उसका भी डेट इन्होंने दे दिया है 28/9/2026 सोमवार को। ठीक है, और ये 10 जिलों में मैंने जैसा आपको बता दिया। अब इसके अलावा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो एक चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए परीक्षा शुल्क। ठीक है, यानी कि फॉर्म का फी क्या है। तो अगर आप यूआर कैटेगरी यानी अनरिजर्व या अनारक्षित या सामान्य वर्ग से आते हैं तो आपका 350 रुपए दाम होगा। ठीक है, आपका फॉर्म का फी जो होगा वो 350 होगा। अगर आप ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 250, और अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांगजन यानी कि अगर पीएचडी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से आते हैं तो ₹200 का फॉर्म फी या शुल्क लगेगा आपको। ठीक है, अब लेकिन इसमें एक चीज कैच है कि जैसे जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं या स्थानीय निवासी हैं तो उस केस में परीक्षा के रिजल्ट जारी होने के बाद यानी परीक्षा परिणाम के उपरांत आपने जिस भी आईडी से फी पेमेंट किया होगा, अगर आपने परीक्षा दी है, ठीक है, परीक्षा में आप अपीयर होते हैं, तो उस केस में आपका परीक्षा शुल्क आपको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जो स्थानीय निवासी हैं। जो राज्य के बाहर के हैं उनके लिए ये सुविधा नहीं होगी। यानी इसका मतलब है कि राज्य के लोग और राज्य के बाहर के लोग दोनों लोग परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो यूनिफॉर्म आपका इंपॉर्टेंट है। कान में कोई भी तरह के आभूषण आप नहीं पहन सकते हैं, कोई और अदर आभूषण आप नहीं पहन सकते हैं। एग्जामिनेशन के लिए आपका जो यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए वो, अगर आप मेल हैं तो छोटे बाल मतलब हाफ टी शर्ट आप पहन सकते हैं, हाफ शर्ट पहन सकते हैं, लेकिन वो लाइट कलर की होनी चाहिए, डार्क कलर की नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
देखिए यहां लिखा है कि अगर आप हल्के रंग की आधी बाह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने जाएं, काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैगनी या गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े अलाउ नहीं होंगे, वर्जित होंगे। ठीक है, फुटवेयर के रूप में चप्पल पहने। ठीक, यानी कि आप एग्जाम जो देने जा रहे हैं उसके लिए पूरी तरह से आपको सतर्क होकर जाना होगा, क्योंकि आपका एग्जाम कैंसिल किया जा सकता है। कान में किसी प्रकार के आभूषण ना पहने, आधे घंटे पहले पहुंच जाए। ठीक है, दोनों परीक्षाओं के आधे घंटे पहले आप पहुंच जाए। तो ये था आपका फॉर्म का डिटेल। अब जानते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करेंगे, उसको भी मैं बता दूं आपको। तो सबसे पहले आप गूगल में जाइए। गूगल में जनरली नॉर्मली टाइप कर सकते हैं आप CG सेट 2026। ठीक है, आपके पास CG सेट जब आप फिल करते हैं तो आपके पास व्यापम का वेबसाइट आता है। ठीक है, आप व्यापम की वेबसाइट में जाते हैं या आप पहुंचे, ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप गए। ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाते ही आपको यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा का स्लैब दिखेगा। टैब में आपने क्लिक किया और आप पहुंच गए हैं CG सेट के डिटेल्स में। यानी कि आप अगर न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देखना चाहते हैं तो उसको क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, विभागीय विस्तृत विज्ञापन की कौन से विभाग के लिए क्या क्या विज्ञापन है वो जानना है, व्यापक परीक्षा निर्देश जानना है, सिलेबस जानना है, और साथ ही साथ अगर आपको जानना है कि आपकी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के इंस्ट्रक्शंस कैसे फिल करने हैं, ये सारी चीजें आप यहां से देख सकते हैं। तो चलिए आपको बता दूं, सबसे पहले तो अगर फॉर्म फिल करना है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आप क्लिक करेंगे। ठीक, आप इस तरह के एक इंटरफेस में पहुंच जाएंगे जहां आप, अगर आपने पहले से अपना एक आईडी बनाया हुआ है तो अपना आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखिए, पासवर्ड लिखिए और कैप्चा लिख के लॉग इन कर लीजिए। लेकिन अगर आप पहली बार ये परीक्षा दे रहे हैं या पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं व्यापम में, तो आप क्रिएट न्यू प्रोफाइल में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपनी डिटेल्स भरेंगे, मोबाइल नंबर, कैंडिडेट नेम, ईमेल आईडी, सिक्योरिटी कैप्चा। ठीक है, फिर आगे आप बढ़ेंगे। ऐसे करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर ओटीपी आएगा आपके पास, ईमेल आईडी लिखेंगे तो ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको फिल करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एक डिटेल क्या बन जाएगा, आपका फॉर्म रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से लॉगिन करना होगा। ठीक है, और आप लॉगिन करके यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं कि प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। जैसे आप पहली बार प्रोफाइल बना रहे हैं अगर, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि मोबाइल नंबर लिखना होगा, पासवर्ड क्रिएट करना होगा, ईमेल आईडी देंगे। ईमेल आईडी के बेसिक इंफॉर्मेशन आप देंगे, कैंडिडेट का नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़, यस नो, डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल। ठीक है, पर्सन विथ परमानेंट डिसेबिलिटी, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, अदर इंफॉर्मेशन, मैरिटल स्टेटस, प्रेजेंट एड्रेस। ये आपने जब फॉर्म फिल कर लिया शुरुआत में तो आपकी एक प्रोफाइल बन जाएगी। प्रोफाइल बनने के बाद आप फॉर्म फिल करेंगे। तो इंस्ट्रक्शन टू फिल द फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले तो ऑनलाइन में आपको अभ्यर्थी की जाति, जन्म स्थिति, ठीक है, स्थानीय निवासी, शैक्षणिक योग्यता वगैरह वाली चीजें आपको भरनी होगी, क्योंकि पहले आपने भर ली। ठीक है, फिर आप पहुंचेंगे परीक्षा आवेदन में भरी गई जानकारी के आधार पर आप कौन सा एग्जाम देना चाहते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा कि कौन सी परीक्षा आप देना चाहते हैं, आपका विषय कौन सा होना चाहिए। तो आप विषय लेंगे। टोटल 30 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। ठीक है, 30 सब्जेक्ट्स में से आपको डिटेल में बताना होगा। अब इसके अलावा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो शैक्षणिक अर्हता, यानी कि आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए शैक्षणिक। तो शैक्षणिक योग्यता में मिनिमम 55% किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है, स्नातकोत्तर में कम से कम न्यूनतम 55% आंकड़े होने चाहिए। राउंड ऑफ में नहीं होना चाहिए। 55% या उससे ज्यादा होने पर ही आप एलिजिबल होंगे, अगर आप अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के विद्यार्थी हैं। अदर कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए 5% की छूट होगी, यानी न्यूनतम 50% मार्क्स अनिवार्य होंगे।
ओवरऑल आपके पास 50% होने चाहिए अगर आप अदर कैटेगरीज के जैसे SC ST OBC इनके हैं तो। EWS या फिर जनरल वालों के लिए 55% मिनिमम चाहिए। अब याद रखिएगा ये जो न्यूनतम लिख रहा है इसका ये मतलब है कि अगर आपका 54.9% भी आ रहा है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, या 49.9% भी आ रहा है तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपको मिनिमम 55 और मिनिमम 50% मार्क्स लाने होंगे, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, उसके किसी भी कॉलेज से, ठीक है। अब सेट परीक्षा का जो परिणाम आएगा वो 2 साल तक वैलिड होगा, ठीक है। 2 साल के अंदर अंदर आपको, जैसे मान लेते हैं कि आपने परीक्षा दी, परीक्षा का रिजल्ट दिसंबर में आया, तो दिसंबर 2026 से दिसंबर 2028 से पहले आपको आपके पास डिग्री कंप्लीट करने की अनिवार्यता होगी, ठीक है। आपको करना ही पड़ेगा उतने न्यूनतम मार्क्स के साथ। तो ये था, बेसिकली डिपेंड कर रहा है कि आपको सब्जेक्ट्स क्या आपने लिए हैं और उस विषय में आपकी परसेंटेज कितने आए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। बाकी चीजें आप पॉज करके या वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं, यहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मैं आपको बता दूं सिलेबस के बारे में। जो हम सिलेबस की बात करते हैं तो पेपर 1 जो है सबके लिए कॉमन होगा। तो पेपर 1 का जो सिलेबस होगा, हिंदी भाषा में बता रहा हूं मैं, पहले इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, आप जिसमें लैंग्वेज में डाउनलोड करना चाहे कर सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। शिक्षण अभिवृत्ति, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड। फिर इसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो हर यूनिट टोटल 10 यूनिट होगा, ठीक है, याद रखिएगा 10 यूनिट होगा। पहला शिक्षण अभिवृत्ति, दूसरा आपका शोध अभिवृत्ति, ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड इकाई 2, थर्ड जो है वो बोध, फिर चौथा इकाई यूनिट होगा संप्रेषण, फिर गणितीय तर्क, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और अभिवृत्ति इकाई 5, ठीक है। फिर युक्ति युक्त तर्क, रीजनिंग, आंकड़ों की व्याख्या इकाई 7, इकाई 8 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। फिर आएगा लोक विकास और पर्यावरण, एनवायरमेंट, ठीक है, उसके अलावा डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स, और लास्ट में उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। ये आप जो लोग CGPSC की तैयारी करते हैं उसमें भी ये टॉपिक आता है, ठीक है। तो ये टोटल 10 यूनिट्स हैं, इन सबके आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं। इन्हीं टॉपिक से हर यूनिट में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें फिक्स होता है एक सिलेबस और इसका पैटर्न एग्जाम का। हर यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे 10 यूनिट मिला के। अब मैं आपको बता दूं कि क्योंकि मैं आप लोगों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन पढ़ाता हूं, और इस बार टोटल 30 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी इंक्लूड हुआ है, तो आप सबके लिए एक बहुत अच्छा मौका है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एग्जाम क्रैक करने का। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अगर हम बात करें, इसको इंग्लिश में बता देता हूं, उसको हिंदी में नहीं बताया तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन का जो सिलेबस है इसमें भी 10 यूनिट होंगे, टोटल 10 यूनिट्स या 10 इकाइयां होंगी, और हर चाहे कोई भी स्पेशलाइज सब्जेक्ट लेंगे तो 10 यूनिट होंगे उनमें, और उन हर यूनिट से 10 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो यूनिट 1 की बात करें तो इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रशासन के बारे में बहुत बेसिक जानकारी जो चीज होती है कि क्या उसका डेफिनेशन है, क्या मीनिंग होता है, ठीक है, ये सारी चीजें, इवैल्यूएशन कैसे हुआ, कैसे आगे बढ़ोतरी हुई, आज का क्या स्टेटस है, ये सारी चीजें इसमें पूछी जाएंगी। इसके बाद यूनिट 2 जो आता है वो आता है एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, यानी विचार, प्रशासनिक विचार। तो ये कुछ चुनिंदा जो आपके रिसर्चर्स थे, या आप बोले तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आइडियोलॉजिस्ट थे, विचारक थे, उनके द्वारा दी गई जो भी विचारधाराएं हैं उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, जैसे कौटिल्य, FW टेलर, हेनरी फ्योल, मैक्स वेबर, लूथर गोलिक एंड उर्विक, ठीक है, गोलिक एंड उर्विक का पोस्ट रिकॉर्ड पूछता है कई बार। ह्यूमन रिलेशन, एल्टन मियो, मैरी पार्कर, बिहेवियर की बात करें चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, ऐसे आपके पास लास्ट में बहुत सारे, राइड वाल्डो, फेरल हैडी, रॉबर्ट गोलेमिस्की, पीटर ड्रकर, मीनो ब्रुक पर्सपेक्टिव,
न्यू पब्लिक सर्विस और पोस्ट मॉडर्निज्म, ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, ठीक है, इनसे सवाल पूछे जाएंगे। यूनिट 3 की बात करें तो भारतीय प्रशासन यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सवाल पूछेगा, कैसे इवॉल्व हुआ, एंशिएंट में क्या काम होता था, फिर आगे बढ़ते बढ़ते आज की स्थिति क्या है, ब्रिटिश काल में क्या होता था, मुगल काल में प्रशासन कैसा था, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। आज के समय में कैसा प्रशासन है, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे काम करता है, पार्लियामेंट के अलग अलग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कैसे ऑर्डिनेंस पास होता है, ये सारी चीजें यहां पूछी जाती हैं। इसके अलावा कौन कौन से कार्य करने वाले आपके कार्यकर्ता होते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरीट, इन सब के बारे में यहां पे पूछेगा। अगली बात करें तो यूनिट 4 में आता है स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायती राज और उससे जुड़े हुए प्रश्न यहां पूछे जाएंगे। राज्यों से पूछे जाएंगे कि राज्य का क्या स्थिति होता है, यानी चीफ मिनिस्टर के बारे में, गवर्नर के बारे में पूछेगा, लेजिस्लेचर कैसे काम करता है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या काम करते हैं, पावर फंक्शन कलेक्टर का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम कैसा काम करता है, पुलिसिंग कैसी होती है, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। लोकल गवर्नेंस की बात करें तो हम 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंडियन पॉलिटी का पार्ट है, उससे पूछता है जिला समिति के बारे में, जिला पंचायत के बारे में, ठीक है, ग्राम पंचायत के बारे में, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, रूरल इंडिया के बारे में ये क्वेश्चंस आते हैं। फिर आता है यूनिट 5 कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी तुलनात्मक और विकास प्रशासन की बात होती है। तुलनात्मक की जब हम बात करते हैं तो इसका जो आइडिया था, ये आइडिया सबसे पहले दिया था वुड्रो विल्सन ने, ठीक है। हालांकि इसके बारे में डिटेल में आपको आपकी क्लास में बताऊंगा, बट कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन क्यों आज के समय में इंपॉर्टेंट है, अलग से चैप्टर दिया हुआ है, क्योंकि आज जब भी हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में, यानी वैश्वीकरण की स्थिति में, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि एक राज्य या एक देश दूसरे देश या दूसरे राज्य से क्या करता है, तुलना करता है कि कैसे वहां बेटर हो रहा है और हम कैसे और बेटर करें, क्या वहां पे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है और उस प्रॉब्लम से हम कैसे निपटारा कर सकते हैं। तो तुलना यहाँ पे क्या होती है, पॉजिटिव कंपैरिजन होता है, ठीक है। हम नेगेटिव कंपैरिजन की बात नहीं करते हैं, हम पॉजिटिव कंपैरिजन की बात करते हैं, प्रोग्रेसिव कंपैरिजन की बात करते हैं। ये सारी चीजें हम यहां पढ़ेंगे, ठीक है। फिर डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जैसे हम तुलना करने के साथ साथ विकास की बात करते हैं। जो हमारा अपना आइडिया है भारत का, वो कहता है कि भारत को कैसा राज्य होना चाहिए, वेलफेयर स्टेट, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य की तरह काम करना चाहिए। तो वो कैसे होगा, वो सारी चीजें हम यहां जानेंगे। फिर देखते हैं यूनिट 6 में इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये प्रशासन कैसे होता है, आर्थिक तौर पर हम कैसे काम करते हैं। तो इसमें बजट, FRBM एक्ट, इन सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर बारी आती है यूनिट 7 जो कि सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो जो वेलफेयर का आइडिया है वो सोसाइटी के साथ ही होकर गुजरता है। तो सोसाइटी में कौन कौन काम करता है, कई बार क्या होता है कि एक्टिंग पार्टनर्स होते हैं, नॉन एक्टिंग पार्टनर्स होते हैं। एक्टिंग पार्टनर्स किसे कहते हैं हम, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट करती है वो एक्टिंग पार्टनर्स है, ठीक है। सोसाइटी के लिए एक्टिवली काम कौन करेगा, सबसे पहले काम गवर्नमेंट करेगी। लेकिन उसके अलावा भी जब गवर्नमेंट से नहीं हो पाता है तो और जैसे सिविल सोसाइटीज आती हैं, एनजीओज आती हैं, तो ये क्या करते हैं, सोसाइटी के भले के लिए काम करती हैं। तो यहाँ पे आप एनजीओ के बारे में पढ़ेंगे, सिविल सोसाइटी, वॉलंटियर के बारे में, ठीक है, फिलैंथ्रोपी के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आप यहाँ पढ़ेंगे। फिर यूनिट 8 में आप पढ़ेंगे पब्लिक पॉलिसी, यानी पॉलिसी कैसे बनती है, ठीक है, नीति कैसे बनाई जाती है, इसके बारे में हम समझेंगे। इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी कैसे हुई, कैसे पॉलिसी साइंस के तौर पे दिखनी जाने लगी, फिर पॉलिसी को मैनेजमेंट कैसे समझा गया, और आज के समय में पॉलिसी सर्विस कैसे, ये सारी चीजें हम जानेंगे। फिर आता है 9th यूनिट जो कि गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस के बारे में। आज के समय में आपको पता है कि जब लोगों से हम बात करते हैं तो लोगों को क्या चाहिए, लोगों को चाहिए अच्छा गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, सुशासन, ठीक है। सुशासन से क्या होगा, इसमें अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है,
और सबसे बड़ी बात ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, यानी पारदर्शिता बढ़ेगी, ठीक है, जवाबदेही बढ़ेगी और जिम्मेदारी बढ़ेगी। इन तीनों का समावेश जब कर दिया जाता है उसे हम कहते हैं गुड गवर्नेंस, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टुगेदर कंस्टिट्यूट गुड गवर्नेंस, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको यहीं पे जानने को मिलेगा। ट्रांसपेरेंसी कैसे होगा, जब जो काम सरकार कर रही है वो आपको पता चल जाए, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी कैसे होगा, जो काम कर रही है अगर गलत कर रही है तो हम उससे सवाल कर सकते हैं, जो मिनिस्टर गलत कर रहा है, जैसे अभी जैन जी ने क्या किया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किस बेसिस पर मांगा, अकाउंटेबिलिटी की। तो गुड गवर्नेंस का ये एक रूप है, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा बेसिकली। इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे अपनी क्लास में, जहां मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट मिनट है रिसर्च मैथडोलॉजी, कि रिसर्च कैसे होता है, रिसर्च की क्या प्रक्रिया होती है, मतलब कुल मिला के अनुसंधान हम जो करना चाहते हैं वो अनुसंधान होता कैसे है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो सबसे पहले अनुसंधान करने के लिए सबसे पहला एक आइडिया होना चाहिए आपके पास, जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उस आइडिया के लिए आगे बढ़ेंगे, उसके लिए हम डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्ट करने के बाद डेटा को स्टोर करेंगे, उसको आगे प्रोसेस करेंगे और लास्ट में रिजल्ट हमें मिलेगा। ये सारी चीजें आपको रिसर्च मैथडोलॉजी में पढ़ने को मिलेगा, जो कि मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि कैसे हाइपोथेसिस काम करता है, कैसे आपका जो डेटा है वो एनालाइज होता है, ठीक है, डेटा इवेल्युएट होता है, डेटा कंपोजिट होता है और लास्ट में डेटा रिजल्टेंट के तौर पे हमें दिखता है। तो ये था सिलेबस। अब इसके अलावा आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है, इन सिविल सर्विसेज, यानी मैं अभिषेक कुमार आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेट का नया कोर्स। और अभी फिलहाल मॉनसून सीजन में हम आपके लिए 10% की छूट भी दे रहे हैं, ठीक है। 10% की भारी छूट आपके लिए मिलेगी। तो जो लोग जल्द से जल्द एडमिशन लेते हैं उन्हें 10% ऑफ मिलेगा, अफोर्डेबल प्राइस में। आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनसाइड एंड आउट सेट के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं, ठीक है, जहां आपको डिटेल सिलेबस कवरेज मिलेगा, एक्सपर्ट फैसिलिटी मिलेगी, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल्स मैं प्रोवाइड करूंगा और आपको एग्जाम क्रैक करने के सारे गुण सिखाऊंगा। तो जल्द से जल्द हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर आप कांटेक्ट करें, ठीक है, या फिर दिए गए एड्रेस पर भी आप आ सकते हैं। एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन होगा, आप उसके बेसिस पर भी हमसे कांटेक्ट करके इस बैच के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरा जो एक्सप्लेनेशन था ये आपको समझ आया होगा और इससे आपको फॉर्म फिल करने में, एग्जाम के लिए आगे अप्रोच करने में कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं। आपसे मिलने की नई उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।